हेलो एवरीवन, बेहद स्वागत है आपका छाया स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी बुक से चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, मानव भूगोल। इसमें आपकी फुल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। आशा करूँगी आप सभी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। भूगोल। भूगोल क्या है? पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन। ठीक है, यानी जैसे मनुष्य पृथ्वी पर आवास करते हैं तो उस चीज़ का अध्ययन जो है वो होता है मानव भूगोल में। ठीक है, फिर यहाँ है भूगोल के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल में क्या है? विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन होता है उसमें। और मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के अंतर संबंधों का, यानी मानव भूगोल और भौतिक पर्यावरण के बीच का जो भी संबंध है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो मानव भूगोल में मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और अध्ययन के उपागम, यानी मानव भूगोल मानव केंद्र विज्ञान है। और जिस तरह मानव भूगोल मानव की जैसे परिस्थितियां हैं, है ना, और जैसे उसका पृथ्वी से संबंध है उसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। फिर मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या? जनसंख्या एवं जनसंख्या का संगठन का अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक वातावरण, ठीक है, और प्रदेश संसाधनों के उपयोग व नियोजन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और अध्ययन के उपागम क्या हैं कि क्षेत्रीय उपागम, व्यवहार परक उपागम, कल्याण परक उपागम, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि मानव भूगोल की शाखाएं, है ना, या मानव भूगोल के तत्व, ऐसे भी आता है क्वेश्चन, वो क्या क्या है? तो राजनीति, सैन्य विज्ञान, जनाकीय, नगरीय अध्ययन, ये सब हम मानव भूगोल में बात करते हैं। और मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ठीक है, इन सब का अध्ययन करते हैं। यहाँ हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो यहाँ नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो मानव भूगोल के उपागम क्या है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो अन्वेषण और विवरण, भूगोल में उदार आधुनिकवाद, क्षेत्रीय विवेदन, ये क्या है? ये मानव भूगोल के उपागम है। और प्राकृतिक का मानवीकरण, ये भौतिक भूगोल में आ जाएगा। ठीक है, फिर है निम्न में से किस भूगोल वेता का संबंध संभववाद से है? तो जो संभववाद हमारी एक विचारधारा है, तो उसका जो जनक माना जाता है वो माना जाता है पॉल विडॉल डेला ब्लाश को। ठीक है, अभी हम इनकी विचारधारा भी पढ़ेंगे कि क्या था संभववाद, क्या था निश्चयवाद और क्या था नवनिश्चयवाद। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये हमें बताना है भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। ये बात सही है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। हमारे दोनों जो कथन है वो सत्य हैं। तो हमने सी ऑप्शन पे टिक किया है कि 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर हमारा है कि मानव भूगोल की परिभाषा का संबंध किस भूगोलवेता से है? यानी सबने अपनी अपनी अलग परिभाषाएं दी थी। ठीक है, तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है ना। तो ये जो
ये जो मतलब परिभाषा दी थी वो दी थी एलन सी सैम्पल ने। ओके, हेटजेल ने नवनिश्चयवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो ये भी गलत है क्योंकि जो नवनिश्चयवाद है उसका प्रतिपादन जो किया था वो ग्रिफ टेलर ने किया था, राइट। और थर्ड है हमारा, प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। तो ये हमारा सही है। और मानव द्वारा विशाल नगरीय प्रसार निश्चयवाद का सूचक है। तो हमारी ये जो 3 है A, B और D ये गलत है, हमारा C वाला सही है, ठीक है। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ना तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। उपरोक्त संकल्पना किस विचारधारा का समर्थन करती है? तो ये नवनिश्चयवाद है, ठीक है, नवनिश्चयवाद की विचारधारा है जिसके जनक कौन हैं? ग्रिफ्ट टेलर हैं। और इस विचारधारा में क्या होता है ना कि ये विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है। यानी ये पर्यावरण को नुकसान किए बिना समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है, ठीक है। पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार क्या होता है कि मनुष्य ना तो प्राकृतिक पर पूरी तरह निर्भर रह सकता है और ना ही प्राकृतिक से स्वतंत्र रहा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके की विचारधारा है। और प्राकृतिक पर विजय पाने के लिए प्राकृतिक के ही नियमों का पालन इसको करना पड़ता है और विनाश से बचाना होता है, ठीक है। यस, तो यहाँ हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन आप देखिए ज़रा। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए एवं इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र बताइए। ये बोला गया है कि मानव भूगोल की परिभाषा देनी है। तो भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अनंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन मानव भूगोल में होता है। और हेटजेल, जिसको मानव भूगोल का मतलब जनक कहा जाता है, लेकिन इसकी जो विचारधारा है वो काफ़ी लोगों ने दी है, ठीक है। तो इनकी क्या परिभाषा है कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित करने का अध्ययन है, ठीक है। और मानव भूगोल अध्ययन के क्षेत्र क्या हैं? किसी क्षेत्र की जनसंख्या व उसकी क्षमताओं का अध्ययन मानव भूगोल में होता है। प्रदेश के संसाधनों के उपयोग और उसके नियोजन का अध्ययन इसमें होता है। सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन होता है और वातावरण समायोजन का अध्ययन होता है, राइट। नेक्स्ट है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है, ठीक है। इस कथन को उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है 2014 में। इसमें क्या होता है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। भौतिक भूगोल के विभिन्न लक्षण जैसे भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी, पदार्थ, जल, वनस्पति, मनुष्य के रहन सहन तथा आर्थिक सामाजिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। प्राकृतिक मनुष्य के कार्य एवं जीवन को निश्चित करती है, मानव जीवन को निश्चित करती है, राइट। और मानव जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर ही आधारित है। उन्हें ही प्राकृतिक संसाधनों द्वारा मानव के रोजगार, फसल चक्र, पर्यावरण के साधन आदि सभी प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक मानव विकास के भरपूर अवसर प्रदान करती है और मानव इन अवसरों का उपयोग करके विकास के लिए करता है, ठीक है। तो ये क्या था कि हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा कि भौतिक भूगोल मानव भूगोल के तत्वों से किस तरह कैसे क्या संबंध है मतलब, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कि प्राकृतिक और मनुष्य
आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कथन को प्रमाणित कीजिए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए हमें, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है। प्राकृतिक और मनुष्य आपस में जटिलता से जुड़े हैं। फर्स्ट है हमारा कि प्राकृतिक और मानव एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता। प्राकृतिक और मानव को आपसी अन्योन्य क्रिया और द्वारा मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना की है। भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन प्राय रूप में किया जाता है, और जैसे पृथ्वी के रूप में तूफान की आंख, नदी का मुख्य आदि। ओके, नेक्स्ट है मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है। किन्हीं 3 तथ्यों की व्याख्या करें। तो देखिएगा, भौतिक पर्यावरण व मानव भूगोल जगत के बीच अन्योन्य क्रिया द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन, पृथ्वी को मानव के विकास के रूप में समझाना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है, राइट। और धरातल पर रहने वाले समस्त मानवीय जगत एवं उसकी क्षमताओं का अध्ययन करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है, इस चैप्टर में से संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद, ये 3 चीज़ तो पूछी ही जाती हैं, इनको तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा किसी भी तरह आ सकता है। 2 टाइप से हमें दिखाया हुआ है कि पर्यावरण निश्चयवाद के विचार को उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अपनी प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक से अत्यधिक प्रभावित हुआ, इस कथन को भी बताइए। पर्यावरण, ठीक है, से देखिएगा, अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव की प्रौद्योगिकी ज्ञान का स्तर अत्यंत निम्न था। उस समय सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी, ठीक है। इस अवस्था में प्रकृति के समक्ष मानव निष्क्रिय तथा प्रकृति के अनुसार ही मानव को स्वयं ढालता है। इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था और उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था, राइट। और मानव प्रकृति की पूजा भी करता था। इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुसार ढाल लिया। इस सामंजस्य को पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। इस चैप्टर से हमारा ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस विचारधारा में क्या था, इसकी हमें विशेषताएं बतानी नवनिश्चयवाद की। तो इस विचारधारा के जो जनक है वो ग्रिफिथ टेलर हैं, और यह विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो प्राकृतिक पर पूरी तरह निर्भर हो सकता है और ना ही प्रकृति से स्वतंत्र रह सकता है, और प्राकृतिक पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना और उसे विनाश से बचाना इसका कर्तव्य है, ठीक है। और प्राकृतिक दोनों का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदाहरण, औद्योगिकरण करते हुए जंगल को नष्ट होने से बचाना चाहिए, खनन करते समय दोहन से बचना चाहिए, राइट। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे।
एक और है कि प्राकृतिक पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। उपरोक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो प्राकृतिक अवसर प्रदान करती है और मानव उनका प्रयोग करता है। धीरे धीरे प्राकृतिक का मानवीकरण हो जाता है और प्राकृतिक पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। जैसे तरंगित पहाड़ियों में चारागाहों का उपयोग, महासागरों का समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग, उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, ठीक है, और अंतरिक्ष के उपग्रह प्रक्षेपण, ठीक है, और कृषि, नगर, पुलों का निर्माण इत्यादि। राइट। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करूँगी आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।